Hello friends, welcome to MBBS Buddy. In this video, we are going to learn about the कार्डियक आउटपुट. ठीक है, कार्डियक आउटपुट पे काफ़ी बार हमको LAQ या फिर शॉर्ट नोट या फिर SAQ पूछा जाता है. तो इस टॉपिक को थरोली पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इसको वन बाय वन पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन डेफिनेशन एंड नॉर्मल वैल्यूज से. उसके बाद में हम पढ़ेंगे इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, देन कार्डियक रिजर्व क्या होता है. उसके बाद में कुछ फैक्टर्स, कुछ वेरिएशंस है जो कार्डियक आउटपुट में आएंगे, पैथोफिजियोलॉजिकल वेरिएशंस, उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद में हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट जो होता है ना, कि जो कार्डियक आउटपुट इजेक्ट आउट हुआ अपने वेंट्रिकल से, वो किस ऑर्गन तक कितना गया, कितने परसेंटेज में गया. ओके, उसके बाद में हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच मेंटेन द कार्डियक आउटपुट. ऐसे टोटल 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स हम देखेंगे. उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट टेक्निक्स ऑफ कार्डियक आउटपुट, जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्निक्स होती है वो. एंड लास्टली हम देखेंगे कार्डियक कैथेटराइजेशन. इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन जहाँ पे कुछ ऐसी क्लिनिकल कंडीशन होती है जहाँ पे हमें कार्डियक कैथेटराइजेशन करना पड़ता है. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन एंड नॉर्मल वैल्यूज से. ओके, तो डेफिनेशन एंड नॉर्मल वैल्यूज में क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट में हम 3 वेज होते हैं जिसके अंडर अपन डिफाइन करते हैं कार्डियक आउटपुट को. ठीक है, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, स्ट्रोक वॉल्यूम. तो स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन अ बीट. एक बीट के ड्यूरिंग, अभी एक बीट के ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पे ब्लड इजेक्ट आउट करेगा, इनटू द एओर्टा. एंड जो राइट वेंट्रिकल है ये इनटू पल्मोनरी आर्टरी. ओके, तो कितना ब्लड ये एक बीट के अंदर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में इजेक्ट करेगा, दैट विल बी द स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, अभी इसका अपने पास एक फॉर्मूला है. ओके, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम. अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होती है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज इनसाइड द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल. ठीक है, जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है जब हार्ट कंप्लीटली रिलैक्स्ड है. ओके, कंप्लीट रिलैक्सेशन होने के बाद वेंट्रिकल्स में जितना भी ब्लड अमाउंट है या फिर ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. अभी हार्ट टोटल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब वेंट्रिकल्स टोटली कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मतलब उनका सिस्टोल हो गया. ओके, अभी सिस्टोल होने के बाद हार्ट वेंट्रिकल्स कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसमें जो ब्लड वॉल्यूम बचा वो हो गया एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. अभी इतना था और इतना बच गया, मतलब बाकी जो भी ब्लड था वो क्या हो गया, इजेक्ट आउट हो गया. इसका मतलब क्या है कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अगर अपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, स्ट्रोक वॉल्यूम. ओके, तो नॉर्मल वैल्यू जो होती है ना इसकी नॉर्मल वैल्यू ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml पर बीट. ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट किससे करते हैं, फ्रॉम एंड डायस्टोलिक एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 60 to 80 ml पर बीट. ओके, एट नॉर्मल हार्ट रेट. अब इसके बाद में हम देखते हैं मिनट वॉल्यूम. ओके, तो मिनट वॉल्यूम में क्या यहाँ पे लिखा है कि मिनट, तो ये वो वॉल्यूम है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट. ओके, यहाँ पे इन अ मिनट, ये इंपॉर्टेंट है. और यही जो टर्म है ना, ये मोस्ट रिलेटेड टू द कार्डियक आउटपुट है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट को भी हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसी तरीके से, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है हमारे पास, स्ट्रोक वॉल्यूम. ये क्या देगा हमें कि कितना ब्लड एक बीट के अंदर इजेक्ट हो रहा है, और हार्ट रेट कि एक मिनट में कितनी बीट्स है. ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होती है ना उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 70 ml पर बीट. ठीक है, और जो हार्ट रेट है वो हमें पता है कि 72 बीट्स पर मिनट रहता है नॉर्मली, बीट्स पर मिनट. अभी ये डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर वाले बीट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये टोटल जो आएगी इनकी, ये आती है हमारे पास 5040 ml. अब ये 5040 ml को अगर हम अपन लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 लीटर पर मिनट. अब ये 5 लीटर पर मिनट अगर देखेंगे अपन तो ये क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इनटू द बॉडी कितनी होती है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड ये होती है हमारे पास 5 लीटर. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड है वो एक मिनट के अंदर अंदर ही पूरा वेंट्रिकल के थ्रू पास हो जाता है. ओके, तो ये सब था अबाउट 2 डिफरेंट टर्म्स जिसके अंडर अपन कार्डियक आउटपुट को डिफाइन कर सकते हैं. अब अपन तीसरे टर्म पे आते हैं जो कि है कार्डियक इंडेक्स. अभी कार्डियक इंडेक्स काफ़ी हाईफाई टर्म है. ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, एक नया पैरामीटर ऐड कर देते हैं. वो क्या होता है, पर मीटर स्क्वायर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया. अभी अगर डेफिनेशन अपन देखेंगे कि इट इज़ अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट पर वेंट्रिकल पर मिनट. ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गई कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन. ठीक है, अभी यहाँ से अगर आगे अपन एज अ कार्डियक आउटपुट लेके इसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो इट इज़ कार्डियक आउटपुट पर मीटर स्क्वायर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया. सही है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, 2.8 प्लस माइनस 0.3 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट. ओके, तो इट इज़ नथिंग बट कार्डियक आउटपुट पर मीटर स्क्वायर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिसका बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा उसका कार्डियक इंडेक्स क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा. मतलब बॉडी सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कार्डियक इंडेक्स. ठीक है,
अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या बताता है हमें कि इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इजेक्टेड आउट बाय ईच वेंट्रिकल। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन ये जो वेंट्रिकल्स है वो इजेक्ट आउट कर दे रहे हैं 1 मिनट में। ठीक है, सॉरी 1 बीट में। ओके, तो 1 बीट के अंदर कितना ब्लड इजेक्ट आउट होता है, वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये किस में से इजेक्ट आउट होता है, फ्रॉम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यही क्या आ जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन। क्या हो गया ये, फ्रैक्शन ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम खुद कि इसमें से इतना ब्लड इजेक्ट आउट हो गया। तो ये जो रेशियो आ जाता है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 60 to 65%। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कार्डियक रिजर्व। ठीक है, तो कार्डियक रिजर्व क्या होता है, ये होता है हार्ट का मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मैक्स परफॉर्मेंस। ठीक है, जब हार्ट पे टोटल प्रेशर आ चुका है, हार्ट इन केस ऑफ एक्सरसाइज या फिर समझो कुछ इमोशनल कंडीशन हो गई, एक्साइटमेंट या फिर एप्रिहेशन या फिर एंजाइटी, इन केस में जो हार्ट जितना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट देगा दैट विल बी द कार्डियक रिजर्व। तो इसकी डेफिनेशन कैसी आती है, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड दैट कैन बी पम्प्ड आउट बाय हार्ट अबव द नॉर्मल वैल्यू। अभी नॉर्मल वैल्यू कितनी थी अपनी, 70 ml पर बीट, या फिर आप 5 लीटर्स पर मिनट भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी जब अपन को समझो अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर अपनी जो ऑक्सीजन की डिमांड वो बढ़ गई है या फिर न्यूट्रिशनल डिमांड बढ़ चुकी है ऑर्गन्स की, तो ऐसे केसेस में क्या होगा ना, ये नॉर्मल वैल्यू से बढ़कर कुछ समझो 80 ml या फिर 90 ml पर बीट हो चुका है। तो अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ये क्या हो जाएगा, कार्डियक रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं वेरिएशंस इन कार्डियक आउटपुट पे। अभी कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल या फिर कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस रहेगी जहाँ पे हमें कार्डियक आउटपुट में वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल टोटल ऐसी 12 कंडीशंस है जिनमें हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एज पे। अभी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्या है कि ये हो गया चिल्ड्रन, ये हो गया एडल्ट। अभी यहाँ पे अपन को क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, देयर इज साइज डिफरेंस। ठीक है, और क्या होता है, बच्चे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी एडल्ट्स। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि रिक्वायरमेंट कम हो गई और टोटल ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गई। अभी टोटल ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से यहाँ रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम होने की वजह से क्या होगा, उनमें कार्डियक आउटपुट कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। ठीक है, ये कंपैरिजन अपन एडल्ट्स के कंपैरिजन में कर रहे हैं। ठीक है, और कार्डियक इंडेक्स इनमें कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जिसमें बॉडी सरफेस एरिया, अभी एडल्ट्स का बॉडी सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इनके कंपैरिजन में क्या होगा कि कार्डियक इंडेक्स ज़्यादा रहेगा किनका, छोटे बच्चों का। ओके, ड्यू टू लेस बॉडी सरफेस एरिया। अभी सेम कंडीशन अगर अपन मेल फीमेल में कंपेयर करेंगे तो सेकंड पॉइंट क्या देगा हमारा, सेक्स। तो फीमेल इन कंपेरिजन विथ मेल्स। ठीक है, तो मेल का क्या है, बॉडी सरफेस एरिया भी ज़्यादा है और इनमें ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा है। ठीक है, तो फीमेल में क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट हो जाएगा कम ड्यू टू लो ब्लड वॉल्यूम, एंड कार्डियक इंडेक्स आएगा ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे बॉडी सरफेस एरिया क्या है, कम है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं बॉडी बिल्ड पे। बॉडी बिल्ड में क्या होगा कि जितना बड़ा आदमी उतनी ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट। अभी ये हो गया खली और ये हो गया अपना सादा आदमी। तो खली की क्या है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसकी वजह से उसका कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा रहेगा। तो बॉडी बिल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। जितना ज़्यादा बॉडी बिल्ड रहेगा उतना ज़्यादा उसका कार्डियक आउटपुट रहेगा। अब आते हैं अपन डायurnal वेरिएशंस पे। डायurnal वेरिएशंस में क्या देखना है हमें कि मॉर्निंग में कितना है, दोपहर में कितना है, सोते टाइम कितना है। तो मॉर्निंग में क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट थोड़ा कम होता है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या है कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी कम है, बॉडी की रिक्वायरमेंट भी कम है, आदमी जस्ट सो के उठा है, उसकी उतनी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। अगर मॉर्निंग में वो जिम करता है या फिर कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो ऑब्वियसली बात है कि उसका अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट उसका कार्डियक आउटपुट वेरी कर सकता है, बट मोस्टली कार्डियक आउटपुट इन द मॉर्निंग इज स्लाइटली लो, और ये क्या होता है, इंक्रीजेस ड्यूरिंग द डे टाइम। अभी ये टोटली डिपेंड करेगा कि आदमी कर क्या रहा है। ओके, अगर वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है इन दोपहर में, तो दोपहर में उसका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा रहेगा, फिर कम हो जाएगा। कोई आदमी अगर शाम को कर रहा है तो उसका शाम में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी ऑफ दैट पर्सन। ओके, उसके बाद में हम आते हैं टेम्परेचर पे, जो कि होता है एनवायरमेंटल, नॉट बॉडी वाला टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी वाला टेम्परेचर अपन देखेंगे किसमें, पैथोलॉजिकल कंडीशन में। ओके, तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर में क्या होता है कि विथ राइज इन टेम्परेचर देर इज इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, बट ये क्या होता है ना कि ये अप टू रूम टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है वहाँ तक वैरी नहीं करता है। ठीक है, इसके ऊपर जो भी आएगा समझो 40 डिग्री सेल्सियस, देन 45 डिग्री सेल्सियस, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, विद राइज इन टेम्परेचर कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा क्योंकि स्वेटिंग हो रहा है, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। ओके, अब आते हैं अपन इमोशनल कंडीशंस। ओके, अभी एंजाइटी हो गई, एप्रीहेंशन हो गया या फिर एक्साइटमेंट हो गई। इन सब कंडीशन में क्या होगा, एंजाइटी क्या होता है कि किसी चीज़ का डर लग रहा है। ओके, एप्रीहेंशन क्या होता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, ऐसी फीलिंग आती है। एक्साइटमेंट किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड है। ठीक है, तो इन कंडीशन में क्या होता है, नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन रिलीज होते हैं और ये हार्ट पे एक्ट करते हैं और क्या करते हैं,
कॉन्ट्रैक्शन का रेट बढ़ाते हैं और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ता है अप टू 50 to 100% से। ओके, अब देखते हैं अपन आफ्टर मील्स। खाना खाने के बाद क्या होता है कि इंटेस्टाइन में कुछ ज़्यादा काम होने लगा है अभी, तो इसकी वजह से रिक्वायरमेंट बढ़ गई। रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से क्या बढ़ गया, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। अब ये ऑल डे नहीं रहेगा, क्योंकि 1 घंटे तक क्या टोटल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ड्यूरिंग फर्स्ट आवर ऑफ मील, मतलब आफ्टर मील। ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे वैसे बॉडी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, मसल्स को उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई देनी पड़ेगी, वहाँ पे जो लैक्टिक एसिड बन रहा है वो भी ज़्यादा क्लियर आउट करना पड़ेगा। अब ये सब करने के लिए क्या होगा कि ब्लड ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगा, तो ब्लड ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। अब आते हैं अपन हाई एल्टीट्यूड पे। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो O2 होता है वो होता है कम। अब ये कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो बाइंडिंग विथ HbO2 का फॉर्मेशन भी कम हो रहा है। अभी HbO2 कम हो रहा है, इसकी वजह से क्या है कि ऑर्गन्स को सप्लाई कम हो रहा है। अभी ऑर्गन्स को सप्लाई कम हुआ, इसकी वजह से क्या हो गया, कुछ ऐसे सिग्नल्स आए जिसकी वजह से हमें कार्डियक आउटपुट बढ़ाना पड़ा। अब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तब ज़्यादा ब्लड जाएगा और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। ओके, अब पोस्चर। पोस्चर इसमें क्या देखते हैं अपन कि अगर इफ़ देयर इज सडन चेंज इन पोस्चर, अगर कोई आदमी काफ़ी लंबे टाइम से लाइंग डाउन पोजीशन में और वो सडनली क्या होता है अपराइट पोजीशन में आ जाता है, तो उसको क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट थोड़ा स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन उसमें हो सकता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन। ओके, इसके बाद में हम आते हैं प्रेगनेंसी के ऊपर। प्रेगनेंसी में क्या होता है, मदर है, उसके वूम में बच्चा है, ठीक है। अब दोनों की रिक्वायरमेंट एक हार्ट को कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनटू द लेटर मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी, क्योंकि अभी जो बच्चा है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए कार्डियक आउटपुट परमानेंटली बढ़ जाता है बाय 40% इनटू द लेटर मंथ्स, मतलब इनटू द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, या फिर कुछ 1-2 महीना आगे पीछे, ठीक है। लास्टली देयर इज स्लीप। अभी स्लीप के टाइम पे बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ नहीं होती है, इसकी वजह से देयर इज स्लाइटली डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। अभी जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है जिनमें कार्डियक आउटपुट वैरी करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशंस में क्या है, कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है और कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में जिसमें कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी 3 कंडीशंस है कार्डियक आउटपुट जहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज फीवर, देन देर इज अनीमिया एंड लास्टली देर इज हाइपरथायरॉयडिज्म। अभी फीवर कब होगा, आफ्टर एनी इन्फेक्शन। अभी इन्फेक्शन में क्या होना है कि जो भी साइट है, इन्फेक्टेड साइट है, वहाँ पे अपन को ब्लड सप्लाई बढ़ाना है, क्योंकि वहाँ से हमें जो भी बैक्टीरिया है या फिर कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करना है, हमको क्लियर आउट करना है, ठीक है। तो ये क्लियर आउट करने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, और ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए क्या बढ़ना चाहिए, कार्डियक आउटपुट ब्लड बढ़ना चाहिए। अभी अनेमिया, अनेमिया इज द कंडीशन वेयर इज देर इज लेस फंक्शनल HB, ठीक है। फंक्शनल HB कम होने के कारण क्या है कि ऑक्सीजन की डिमांड जो है ना वो फुलफिल नहीं हो रही है, ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है। अब ये ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, हार्ट कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। अभी कार्डियक आउटपुट बढ़ने के कारण क्या होगा कि थोड़ा बहुत वहाँ पे जो भी ऑक्सीजन डिमांड है वो फुलफिल होगी, ठीक है। अभी आते हैं अपन हाइपर थायरॉयडिज्म में। हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो T3 एंड T4 है, T3 एंड T4 जो अपने थायरॉयड ग्लैंड के हॉर्मोन्स हैं ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये बढ़ने के कारण ये क्या रेगुलेट करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अभी बेसल मेटाबॉलिक रेट ये दोनों बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अभी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा, इसकी वजह से क्या रिक्वायरमेंट ऑफ मसल्स या फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्या इंटर्न कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। अब ये हो गया कार्डियक आउटपुट किन पैथोलॉजिकल कंडीशंस में बढ़ता है। अब अपन ऐसी कंडीशंस देखेंगे जहाँ पे कार्डियक आउटपुट होता है कम, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, T3 एंड T4 की जो लेवल है वो हो जाएगी कम। अभी ये सेम कहानी हो गई कि T3 T4 कम हो गया, फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएगी एंड सेम, ठीक है। अभी एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन एट्रिया का डिसीज होता है जिसमें क्या होता है ना, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है बट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया नहीं होता है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, ओके। तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने के कारण क्या होता है कि ये वाइब्रेटरी ऐसे मूवमेंट में आ जाता है, ठीक है। अभी वाइब्रेशन से तो वेंट्रिकुलर फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि अपन को पता है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है टोटली तो 30% से वेंट्रिकुलर फीलिंग बढ़ा देता है, ठीक है, वेंट्रिकुलर फीलिंग। अब ये 30% वेंट्रिकुलर फीलिंग नहीं होगी तो क्या होगा, वीनस रिटर्न नहीं आएगा, या फिर बोल सकते हैं कि आप कार्डियक वेंट्रिकुलर फीलिंग नहीं हो रही, इसकी वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ही कम है। अभी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जितना कम रहेगा उतना उसका 60% कम रहेगा, मतलब जो भी अपना इजेक्शन फ्रैक्शन आ रहा था, ठीक है। अब ये कम होने के कारण क्या है, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, ओके। अभी इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक और कोरोनरी स्क्लेरोसिस। कोरोनरी स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि उसकी ल्यूमेन में, अभी ये अगर कोरोनरी आर्टरी है तो उसकी ल्यूमेन में कुछ ना कुछ अथेरोस्क्लेरोटिक मटेरियल
ऐसे डिपॉजिटेड है। अभी कोरोनरी आर्टरी का अगर ये हो जाएगा, ल्यूमेन छोटा हो जाएगा, तो जो मसल्स है हार्ट के, उसकी O2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी। अब वो कंप्लीट ना होने के कारण क्या होगा कि उसके कॉन्ट्रैक्शन पे असर आएगा, कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे उसका असर दिखेगा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, उसके बाद में आते हैं मायोकार्डियल डीजनरेशन। अभी सेम कंडीशन है ये भी। उसके बाद में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या होता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ही कम हो जाती है। देन शॉक एंड हीमोरेज। इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। अभी कौन से वेंट्रिकल से निकला, कहाँ पे कितना कितना गया। ओके, तो राइट वेंट्रिकल से निकला, कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ पे सप्लाई करेगी, लंग्स में। तो जो भी 100% ऑफ कार्डियक आउटपुट है राइट वेंट्रिकल का, वो कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। पर ऐसा लेफ्ट वेंट्रिकल के कंडीशन में नहीं रहेगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल किसमें ब्लड इजेक्ट आउट कर रहा है, इनटू द एओर्टा। ठीक है, अभी एओर्टा के फर्दर ब्रांचेस रहेंगी और वो अलग अलग ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो जो कार्डियक आउटपुट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, जिस ऑर्गन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी उसमें उतना उतना ब्लड जाएगा। ठीक है, अभी आफ्टर मील्स अगर इंटेस्टाइन में ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई तो बाकियों का निकाल के भी उसको दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे वैरी करेगा। बट इन नॉर्मल कंडीशन कैसा होता है, एक फिक्स अपन एक नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो लीवर में 30%, किडनीज में 26%, स्केलेटल मसल में 18%, ब्रेन में 16%, स्किन बोन और जीआईटी टोटल मिला के 6%, एंड हार्ट जो खुद पंप कर रहा है उसको सबसे कम, दैट इज 4%। अब ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 100%। अभी लीवर मेन मेटाबोलाइजिंग जो ऑर्गन है वो होता है हमारे पास लीवर, तो इसका सप्लाई भी ज़्यादा है। किडनीज फिल्टर करती है ब्लड को, इसकी वजह से इसको भी मेजर कंट्रीब्यूशन दिया गया है। स्केलेटल मसल मूवमेंट्स में हेल्प करता है, इसकी वजह से इनकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी मॉडरेट है। ठीक है, ब्रेन जो रेगुलेटरी फंक्शन करता है। ठीक है, फिर स्किन बोन एंड जीआईटी जो इतना ज़्यादा भी रिक्वायर नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनमें 6%, और जो हार्ट को पंप करता है उसको 4%। अभी इसको कम क्यों लगता है, क्योंकि अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल जो है ना ऐसी है कि उन्होंने कम रिक्वायरमेंट में भी ज़्यादा वर्क करना सीख गया है। ठीक है, इसकी वजह से उसको 4% इज मोर देन इनफ। ओके, अभी कुछ ऐसे फैक्टर्स है, ऐसे 4 फैक्टर्स है जो मेंटेन करते हैं कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो 6 फैक्टर्स विच मेंटेन द कार्डियक आउटपुट, सॉरी 6 पॉइंट इज फैक्टर्स मेंटेनिंग कार्डियक आउटपुट। ओके, सबसे पहले उसमें आता है हमारे पास वीनस रिटर्न, देन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो कि कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स रहेगा हमारे वेंट्रिकल्स के मसल्स का। वीनस रिटर्न मतलब कितना ब्लड वापस आ रहा है, क्योंकि जो वापस आएगा वही बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना अपन, तो जितना ज़्यादा वापस आएगा उतना ज़्यादा वापस जाएगा, फिर से भेजा जाएगा मतलब। ठीक है, देन हार्ट रेट कितना ज़्यादा बीट कर रहा है एक मिनट के अंदर। ठीक है, हार्ट रेट जितना ज़्यादा रहेगा, अगर बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट है तो हार्ट रेट से डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है अपना कार्डियक आउटपुट। ठीक है, एंड लास्टली दैट इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब जो पेरिफेरी के वेसल्स है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है अपने वेंट्रिकल्स को, मतलब किसके अगेंस्ट उसको पुश करना है। अगर जितना ज़्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस रहेगा उतना कम अपना कार्डियक आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, वीनस रिटर्न देखते हैं। ठीक है, तो वीनस रिटर्न से क्या होता है, अगर ज़्यादा वीनस रिटर्न रहा मतलब कितना ब्लड वेन्स वापस ला रही है हार्ट में, तो ज़्यादा वीनस रिटर्न है तो इसका मतलब क्या होगा कि वेंट्रिकुलर फीलिंग ज़्यादा होगी। अभी वेंट्रिकुलर फीलिंग ज़्यादा होगी मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। अभी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का 60% हमें क्या देना है, बाहर फेंकना है। ओके, फेंकना इन द सेंस कि इजेक्ट आउट करना है। ओके, तो जितना ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा क्या आएगा हमारे पास, कार्डियक आउटपुट। अभी जितना ज़्यादा वीनस रिटर्न रहेगा उतना ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीनस रिटर्न एट कांस्टेंट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 3 फैक्टर कांस्टेंट रहने के बाद कार्डियक आउटपुट वीनस रिटर्न से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो वीनस रिटर्न ये खुद कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके, इसमें सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी पंप, देन मसल पंप, ग्रेविटी, वीनस प्रेशर एंड सिंपैथेटिक टोन। अभी ये सब चीज़ें अपन एक हाथ सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद करना है कि इट इज डिपेंड अपॉन रेस्पिरेटरी पंप, मसल पंप, ग्रेविटी, वीनस प्रेशर एंड सिंपैथेटिक टोन। अब ये रेस्पिरेटरी पंप, मसल पंप, इनमें क्या होता है ना कि जो मसल्स के बीच में वेन होती है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, और ये जितना कंप्रेस होगी उतना ज़्यादा ब्लड कहाँ पे पुश करेंगी ये, इनटू द वन डायरेक्शन, क्योंकि यूनिट डायरेक्शनल फ्लो होता है वेंस में, तो ये टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को पुश करेंगी। अब जितना ज़्यादा मसल कॉन्टैक्ट होगा उतना ज़्यादा ब्लड पुश आउट होगा टुवर्ड्स द हार्ट, और उतना ज़्यादा क्या होगा, वीनस रिटर्न बढ़ेगा। वीनस रिटर्न जितना बढ़ा उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, दैट इज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट एट अदर फैक्टर्स शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें एक लॉ आता है, फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ। ठीक है, स्टर्लिंग लॉ ये क्या बताता है हमें, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन is directly proportional to initial length of muscle fiber।
अब ये बताता है हमें कि जितनी ज़्यादा इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर थी उस पर क्या करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करेगा। अब ये एक मसल फाइबर हो गया और ये दूसरा मसल फाइबर हो गया, ठीक है। इनमें आप लेंथ का वेरिएशन देख सकते हो, ये इसका लेंथ छोटा है, इसका लेंथ बड़ा है, ठीक है। अभी इनको करना है कॉन्ट्रैक्शन टू द दिस साइज एक टाइम के अंदर, ठीक है। अभी इसको इतना होने के लिए इतना ही कम होना है और इसको इतना होने के लिए काफ़ी कम होना है एक ही टाइम में। तो जितना ज़्यादा उसका लेंथ रहेगा उतना ज़्यादा उसको फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको उतना जल्दी ये साइज़ में कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा उसका इनिशियल लेंथ रहेगा उतना ज़्यादा उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहेगा ये साइज़ में कन्वर्ट होने के लिए। ये है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। अभी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, प्री लोड पे और आफ्टर लोड पे, जिसमें क्या है प्री लोड से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आफ्टर लोड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्री लोड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आफ्टर लोड। अब प्री लोड क्या होता है, ये होता है वीनस रिटर्न अपने वेंट्रिकल को कितना स्ट्रेच कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा उसका इनिशियल लेंथ रहेगा अपने मसल फाइबर का, और जितना ज़्यादा मसल फाइबर का लेंथ रहेगा उतना ज़्यादा उसका कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स रहेगा। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहेगा उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। और आफ्टर लोड क्या होता है, आफ्टर लोड इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, किसके अगेंस्ट हार्ट को काम करना है। तो जितना ज़्यादा आफ्टर लोड होगा उतना कम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जितना कम रहेगा उतना कम कार्डियक आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड इज हार्ट रेट। हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट का डेफिनेशन इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। अभी स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो यहाँ पे हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है, एट कांस्टेंट ऑर्डर 3 फैक्टर्स। तो जितना ज़्यादा हार्ट रेट होगा उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट रहेगा, ओके। एंड लास्ट पॉइंट इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस अब मैंने पहले ही बताया कि इट इज़ आफ्टर लोड, ठीक है। अब किसके अगेंस्ट अपन को पुश करना है, ये किस में आ जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में। जितना ज़्यादा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस रहेगा उतना कम कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। अभी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है और काफ़ी मेजरमेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड उसी के साथ हम क्या देखेंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।